आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचार अपने साथियों और रिश्तेदारों को बताता है। साथ ही वह अन्य व्यक्तियों के विचार और भाव समझता है। इस प्रकार विचारों के आदान प्रदान के लिए उसके पास कई साधन होते हैं, जैसे इशारे, चित्र और आवाज। संकेतों और चित्रों से सभी विचार और भाव व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, ध्वनि के सहारे व्यक्ति वाक्य बोलकर सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करता है। परिभाषा। भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो भाव विचारों के परस्पर आदान प्रदान का समर्थ साधन है। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी, पुर्तगाल में पुर्तगाली, ब्रिटेन में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, ईरान में फारसी, मिस्र में अरबी आदि। बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी भाषा का विश्व में तीसरा स्थान है। भाषा के रूप। मौखिक भाषा के दो रूप प्रमुख हैं। मौखिक कथित भाषा। जब व्यक्ति आमने सामने बातचीत करता है या कोई भाषण देता है या अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, इस क्रम में वक्ता द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह मौखिक भाषा है। जैसे दो बच्चे आपस में मौखिक भाषा का प्रयोग कर बात करते हैं। लिखित भाषा। समाज में व्यक्ति दूर दूर रहते हैं, वे आपस में बोलकर अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। वे अपने विचार पत्र या लेख लिखकर प्रकट करते हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें लिखकर पढ़कर अपने विचार समझाए जाते हैं और समझे जाते हैं। जैसे बच्चे परीक्षा में लिखित भाषा का प्रयोग कर अपना उत्तर देते हैं। भाषा के दोनों रूपों में अंतर। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है, किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। इस अंतर के कारण लिखित रूप की महत्ता अधिक मानी जाती है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। विश्व का अधिकांश कार्य इसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। भाषा के रूप। भाषा को निम्न रूपों में पाया जाता है। मातृभाषा। बालक अपने परिवार अथवा माता पिता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख जाता है। यही उसकी मातृभाषा होती है। प्रादेशिक भाषा। जो भाषा किसी प्रदेश में प्रमुख रूप से बोली जाती है वही उस प्रदेश की भाषा कहलाती है। इसे ही प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। पंजाबी, गुजराती तथा तमिल प्रादेशिक भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों में बोली जाती है तो वह अंतर भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल व तेलुगु। हिंदी भारत के अतिरिक्त सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। यह फिजी की राजभाषा है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। भाषा के अंग। भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्तियों के लिए जिनका आश्रय लेती है
वे हैं ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। ये भाषा के अंग कहलाते हैं। बोली। परिभाषा। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप है। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, वह सदा बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भावों, विचारों का परस्पर आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग राजकाज में नहीं होता। कुछ प्रमुख हिंदी की बोलियां हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बघेली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश में ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी तथा ढूंढारी एवं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमाचली, गढ़वाली एवं कुमाऊनी बोलियां अपने अपने क्षेत्र में मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। यदि किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो फिर वह बोली बोली न रहकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। ब्रज, अवधी और मैथिली में लिखा गया साहित्य इस बात का उदाहरण है। उपभाषा। बोली का जब थोड़ा विकास हो जाता है तब उसका क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। इस स्थिति में वह उपभाषा के नाम से जानी जाने लगती है। बोली केवल बोलचाल में प्रयोग की जाती है, इसके लिखित रूप में प्रयोग नहीं होता, जबकि उपभाषा बोली का लिखित रूप है। उदाहरण के लिए ब्रजमंडल के घरों में बोली जाने वाली भाषा ब्रज बोली है, परंतु उसके जिस रूप को पढ़े लिखे लोग प्रयोग कर मिलाते हैं वह उपभाषा है। लिपि। भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम कहते हैं आओ तो इसमें दो ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, आ तथा ओ। मुंह से बोली जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह निश्चित किए गए, जिन्हें वर्ण कहा गया। इन वर्णों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। हर भाषा की लिपियां अलग अलग होती हैं, अर्थात उनके लिखने के ढंग में अंतर होता है। परिभाषा। भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जरा सोचो, यदि लिपि ना होती तो पुस्तकें भी ना होती, फिर हम इतना ज्ञान कैसे तथा कहाँ से प्राप्त करते। विभिन्न भाषाओं की लिपियां। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, हिंदी, संस्कृत और मराठी, और नेपाली की देवनागरी, बंगाली की बांग्ला,